अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, संडे के दिन भारत का बजट जनता के समक्ष प्रस्तुत हो चुका है। क्या है इस बजट में? आम आदमी के लिए, नौकरी पेशा तबका के लिए, किसान, महिलाओं, युवाओं, उद्यमी, स्ट्रीट वेंडर्स, गरीब आदमी, किसके लिए क्या है इस बजट में? और इस बजट को लेकर किस तरह के दावे हैं और ये बजट कैसा है, आज खुली चर्चा देश के बजट पर करने जा रहे हैं। बहनों भाइयों, निर्मला सीतारमण ने अपने करियर का या भारत के किसी वित्त मंत्री द्वारा लगातार 9 साल से बजट प्रस्तुत करने का एक रिकॉर्ड कायम हुआ। उसी रिकॉर्ड के दौरान भारत का बजट रविवार को पेश हुआ। ये भी एक बड़ा रिकॉर्ड है। क्या है इस बजट में और इस बजट में क्या खास प्रावधान किए गए हैं और उन प्रावधानों से आम आदमी का, गरीब आदमी का, मध्यम वर्ग का, गरीब मध्यम वर्ग का, किसान, युवा, उद्यमी, व्यापारी, स्ट्रीट वेंडर्स, किसान, इनको क्या हासिल हुआ और इस बजट में किस तरह के प्रोविजंस किए गए हैं। सत्ता पक्ष इस बजट को लेकर लहालोट है और बता रहा है कि ये 2047 के देश के विकसित भारत के दिशा में बढ़ने वाला कदम है। सत्ता पक्ष ने इस बजट की सराहना की और कहा कि देश में आर्थिक सुधारों के दृष्टिकोण ये बेमिसाल बजट प्रस्तुत किया गया है। सत्ता पक्ष की तरफ से यह भी दावा किया गया है कि इस बजट में जो प्रोविजंस किए गए, ख़ास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, उससे देश की अर्थव्यवस्था और देश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। हर राज्य के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर ट्रॉमा सेंटर और इलाज के लिए पर्याप्त बंदोबस्त के भी धन देने की बात कही गई है। मनरेगा का नाम बदलकर जिस योजना का नाम जी राम जी किया गया, उसके लिए 96,000 करोड़ की एक बेहद बड़ी रकम इस योजना के लिए आवंटित की गई है। तो इस बजट को लेकर सत्ता पक्ष में उत्साह हिलोरे मार रहा है। प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के सामान्य कार्यकर्ताओं से लेकर मुख्यमंत्रियों तक की इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस पर सबने अपने अपने पक्ष प्रस्तुत किए। इसके उलट विपक्ष ने इस बजट को बेहद निराशाजनक बताया और ये कहा है कि इसमें गरीब, आम आदमी, किसान, नौजवान, महिलाओं के लिए कुछ नहीं है। ये सिर्फ ख़ास किस्म के लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस बजट को डिज़ाइन किया है। विपक्ष ने इस बजट से कोई उम्मीद नहीं जताई है, बल्कि बेहद मायूसी का इजहार किया है और कहा है कि इससे न तो अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, न इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और न तो जॉब्स आएंगी। इस बजट में किसी भी प्रकार से आम आदमी को कोई राहत नहीं दी गई। हमारे देश में राहत 3 चीज़ों से तय की जाती है: सस्ता क्या हुआ, महंगा क्या हुआ और इनकम टैक्स की दरों में क्या परिवर्तन आया। तो इन तीनों बिंदुओं पर इस बार सरकार ने कुछ खास रिलीफ तो नहीं दी, क्योंकि पिछले वर्ष ही इनकम टैक्स की स्लैब में बड़े परिवर्तन हुए थे। तो इस साल कोई आर्थिक जोखिम भारत की सरकार ने नहीं उठाया है। तो इस बजट का क्या राजनीतिक संकेत है? बहनों भाइयों, इस वक्त तो अब चुनाव भी कहीं आसपास अभी नहीं है, लेकिन 1 साल के भीतर कई राज्यों में चुनाव होंगे। जैसे साउथ में चुनाव होने, तमिलनाडु में होना है, पश्चिम बंगाल में होना है चुनाव। तो इन राज्यों की हलचल बढ़ी है। तो जहाँ चुनाव होता है वट ऑब्वियस है थोड़ा सा अधिक मिलता ही है। उत्तर प्रदेश के हिस्से में भी तकरीबन 3-1 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं आई हैं। और एक ख़ास बात यह है कि राज्यों का अंश जो टैक्स के रूप में वापस मिलता है, उसको फिलहाल 42% पर ही रखे जाने पर सहमति बनाई गई है, क्योंकि ये इस मुद्दे को लेकर राज्यों में और केंद्र के बीच एक असहमति थी, क्योंकि केंद्र ज़्यादा हिस्सा रखना चाहता था। राज्य अपनी कमाई जीएसटी के बाद नज़र चील की तरह गड़ाए हुए हैं। 1 रुपया फालतू भी केंद्र को नहीं लेने देंगे, हमें हमारा हक चाहिए। तो क्या इस बजट से विकसित भारत की दिशा में बढ़ता हुआ कदम है या फिर ये बजट आम लोगों को मायूस करता है? तो कुछ बयान सुन ले आप, फिर आज की डिबेट हम आगे बढ़ाएंगे। बजट में जो चीज हमें देखने को मिली है कि रिफॉर्म, ग्रोथ और फिस्कल डिसिप्लिन, यह बहुत स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिला है। यानी तीनों एक सूत्र में पिरो करके हम आज एक मजबूत भारत के निर्माण की दिशा में आने वाली पीढ़ी को जोड़ करके आगे बढ़ सकें, इसके लिए यह बजट एक सुदृढ़ नींव के रूप में काम करेगा। ये बजट
गरीब के समझ के बाहर है। जो बुनियादी चीजें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, और शिक्षा का हालत ये है कि बिना शिक्षा के हम विकसित भारत कैसे बनाएंगे। विकसित भारत का सपना अगर देखना है तो शिक्षा क्षेत्र में हमें ज्यादा से ज्यादा बजट देना पड़ेगा। ये समझ से बाहर बजट है, ये सपने दिखाने वाला बजट है। मोदी सरकार के पास अब नई आइडिया खत्म हो गई है। ये बजट भारत की कहीं अधिक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों के लिए एक सवाल होके बैठा है। ये बजट गरीब तबके के लिए इसमें कुछ नहीं है। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर समीर सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। मनीष सिंघवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर M.K. अग्रवाल साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम में ख़ास तौर पर मौजूद हैं। और जब अग्रवाल साहब रहें तो सिद्धार्थ कलंस ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है, तो उनको भी आज विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया। और मेरे साथ प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, फार्मर मिनिस्टर मौजूद हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। आज आप सबके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि बजट में कुछ तो आपके पास बोलने के लिए है। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर समीर सिंह को, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बताइए डॉक्टर समीर सिंह जी, क्या है ख़ास इस बजट में? ब्रजेश जी, आज जिस बजट पर हम चर्चा कर रहे हैं, कल देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रिय सरकार ने पेश किया, उसकी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने रखा है, वो देश के लिए एक विकसित भारत के सपने का बजट। जो हमारी कल्पना है, जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारी सोच है माननीय प्रधानमंत्री जी की, कि हम उस देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, उस सोच को लेके ये बजट प्रस्तुत किया उन्होंने। हम इस बजट का स्वागत करते हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देते हैं कि एक बहुत ही समसामयिक और देश के विकास के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, इन सब चीज़ों की सोच रखते हुए ये बजट प्रस्तुत हुआ। ये बजट एक विजनरी बजट है। सभी वर्गों का ध्यान है इस बजट में। और मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी ऐसी घोषणाएं इस बजट से हुई हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों के विकास की बात की गई है, गरीब की बात की गई है, स्वास्थ्य की बात की गई है, कल्याण की बात की गई। उसमें उत्तर प्रदेश के बारे में भी बहुत सारी बातें कही गई हैं। चाहे वो MSME को लेके कहा गया है, वो शहरों के विकास की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जिस प्रकार से बजट दिया गया है, हाई स्पीड ट्रेन की बात की गई है, दिल्ली वाराणसी सिलीगुड़ी को जोड़ा गया है, वाराणसी पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ाने की बात की गई है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सभी जिलों में ट्रॉमा सेंटर बनाने की बात है, क्षमता बढ़ाने की बात है, कैंसर जैसी दवाओं के जो बजट था, जो दाम था, उसको घटा के, जो दूसरे देशों से मंगाने की बात थी, टैक्स लगता था, उसको घटा के सस्ती की गई है। ऐसी 17 दवाएं हैं जो गंभीर बीमारियों में इस्तेमाल होती है, उन दवाओं को सस्ता करने का काम किया है। स्वयं सहायता समूह, उद्यमी, SHE, मार्ट स्थापित करने की बात कही। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक योजना चलाई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, लखपति दीदी बनाने की योजना थी। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। ऐसे जो उद्यमी हैं गाँव के अंदर, उनको कैसे बाजार मिल सके, उनका कैसे विकास हो सके। शिक्षा के क्षेत्र में माध्यमिक विद्यालयों में 15,000 माध्यमिक विद्यालयों में और 500 हायर एजुकेशन में डाटा बैंक बनाने की बात हुई है। वहाँ कैसे अच्छी सुविधा मिल सके बच्चों को और कैसे वहाँ हम अच्छा लैब बना सके, इसके लिए भी बजट दिया है। आप देश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो बायो फार्मा की चर्चा अभी आप कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर 10,000 करोड़ रुपया। आयुर्वेद को, डाटा सेंटर, जो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने एक लंबे समय से प्रयास करके नोएडा के अंदर एक स्थापित करने का काम किया है। तो आप बताइए कि आम आदमी को आपने क्या रिलीफ दी इस बजट में? आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। आप बताइए क्या है आम आदमी के लिए? अगर एक सामान्य व्यक्ति है उसके लिए क्या है? सामान्य व्यक्ति के लिए ब्रजेश जी, ये सारी चीजें सामान्य व्यक्ति आप किसको मानते हैं? गरीब आदमी। हम सब सामान्य व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं। गरीब आदमी के लिए हमने गाँव का विकास किया है,
हमने गांव के अंदर बिजली देने की बात की है, हमने गांव के उत्थान की बात की है, हमने एमएसएमई कौन चलाता है, गरीब आदमी चलाता है। ओडीओपी में कौन आज उत्पाद कर रहा है, गरीब आदमी कर रहा है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको हमने गरीबी से जोड़ के Thank you, जो sir. छोटे धन्यवाद, छोटे sir. उद्यमी हैं उनके विकास की बात करके हम और उनको मजबूत करके देश के विकास और प्रदेश की विकास कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हमने किया। आज गांव का गरीब भी सड़कों पर चल रहा है और धन्यवाद बिजली सर, पा बहुत रहा शुक्रिया। है। इस नाते इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके एमएसएमई से लेके ओडीओपी से तो आप लेके संतुष्ट हैं हेल्थ बजट से से? लेके नहीं, हम नहीं है, देश और उत्तर ओके, प्रदेश प्रोफेसर संतुष्ट है। अभिषेक मिश्रा, थैंक यू ब्रजेश सर, जी, हम धन्यवाद तो सर। संतुष्ट है ही, धन्यवाद देश और सर, उत्तर प्रदेश बहुत भी शुक्रिया आपका। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं। प्रोफेसर साहब, बहुत स्वागत आपका और धन्यवाद। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपकी पार्टी इस बजट के बारे में क्या ओपिनियन रखती है, और दूसरी बात, आम आदमी को, गरीब आदमी को, किसान, महिलाओं, यूथ को, उद्यमियों को, स्ट्रीट वेंडर्स को क्या मिला इस बजट में? जी बहुत धन्यवाद। मैं अगर कहूंगा कुछ तो हो सकता है ये लगे कि पॉलिटिकल है, तो इसलिए मैं बात आम मेरी पार्टी क्या कह रही है उस पर जरूर बाद में आऊंगा। आपने भी ऑलरेडी राष्ट्रपति जी का बयान दिखा दिया है, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अगर असेस करेंगे कि इंडस्ट्री ने क्या फीडबैक है, पॉलिसी मेकर्स का क्या फीडबैक है, गरीब आदमी का क्या फीडबैक है, मिडिल क्लास का क्या फीडबैक है, आम इन्वेस्टर का क्या फीडबैक है, तो आप सिर्फ कल की स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस देख लेंगे तो वो हमारा नहीं है, वो समाजवादी पार्टी का पर्सपेक्टिव नहीं था। वो 10 लाख करोड़ रुपए का एक दिन में वेल्थ क्रिएशन इस देश से गायब हुई है इस बजट के आने के बाद। जब यह बजट प्रस्तुत हो रहा था मार्केट बढ़ रही थी, उसके बाद 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उस बजट से हुआ है कल में, एक दिन में। इसके अलावा अगर आप देखें, अभी बात आ रही थी रिफॉर्म की, आप मुझे बता दें कौन सा एक मेजर रिफॉर्म किसी सेक्टर में आया है सिवाय घोषणा के। कागज पे तो सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा होगा शायद, अभी जिन्होंने जो बातें कही वो कागज की बातें हैं। रियलिटी में आप देखेंगे तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो उतरी हो या उतारी जा सकती हो। ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ग्रोथ का रेट आपके सामने है। फिजिकल डिसिप्लिन की बात अभी आपने जो क्लिप चलाई उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे उत्तर प्रदेश के, फिजिकल डिसिप्लिन जो 4.4 था, जहां पे टारगेट था उससे ठीक जितना टारगेट था उतना ही पे है। अगले साल 4.3 रखा गया है। जीडीपी इज टू डेट का रेशियो जो है 55.6% का, वो जो इन्होंने किया है, मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से वो मीट होने जा रहा है। बात हुई, अभी आपने सुना ट्रेन्स की बात करी। मैं ये जानना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी ये बता दे कि जो बुलेट ट्रेन चलने वाली थी, अगर याद हो, जो आज पूरे देश में मीम्स का मुद्दा बन गया है, लोग मजाक करते हैं, कमेंट करते हैं उसके ऊपर, जो पिछले जिसका 1 लाख करोड़ का बजट तय था, वो आज 2 लाख करोड़ के बजट खर्च होने के बाद भी बन नहीं पाई आज तक की, जो कि 10 साल से बन रही है, 11वां 12वां साल चल रहा है। इसी तरह इन्होंने पुअर की बात की, हेल्थ का पैसा कम हुआ है, एजुकेशन का बजटरी एलोकेशन कम किया है परसेंटेज टर्म्स में। अगर आप जीडीपी में देखेंगे तो लगभग 20 से 25% एलोकेशन कम किया, 3.2 से 2.6% आ गया है। हेल्थ का एलोकेशन जीडीपी का लगभग 20% अपनी पीक से कम हुआ है, और ये बात कर रहे हैं कि इन्होंने सब कुछ कर दिया। तो पैसा बढ़ाने से नहीं होता, आपको यह जोड़ना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन ने कितनी परचेजिंग पावर खत्म की उस पैसे की। आज ये बजट पूरी तरीके से निराशाजनक है। समाजवादी पार्टी ने पहले भी कहा, फिर दोहरा रहा हूं कि गरीब को, नौजवान को, किसान को, बेरोजगार को, महिलाओं को, बच्चियों को, आम आदमी को, सरकारी कर्मचारी को कुछ भी नहीं मिला इस बजट से। बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर साहब, हमारे साथ बने रहिएगा। डिबेट के दूसरे चरण में आपसे बाकी सवाल जवाब किए जाएंगे। मैं प्रोफेसर M.K. अग्रवाल साहब को आमंत्रित करता हूं, अर्थशास्त्र विभाग के HOD हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बताइए, आपने कल का बजट देखा, आज समीक्षाएं भी पढ़ी, अब देश की जनता आपकी ओपिनियन जानना चाहती है कि इस बजट को आपने किस दृष्टिकोण से देखा, और मेरा कंसर्न जैसा किया कि आम आदमी के लिए इसमें क्या है। देखो ब्रजेश जी, कोई एक बजट आइसोलेशन में नहीं हो सकता है। कोई भी बजट आगे और पीछे की कड़ियों से जुड़ता हुआ होता है। तो पहली चीज़ तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये बजट कंसिस्टेंसी में है जो पहले के बजट थे। और कंसिस्टेंसी कैसे? जैसे इंफ्रा को मजबूत करना, फिजिकल डिसिप्लिन को मजबूत करना। अभी प्रोफेसर अभिषेक मिश्र जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि जो 4.4% का टारगेट था फिजिकल डेफिसिट को, उसको मेंटेन किया गया है, यानी कि जो टारगेट रखा गया उसको मिलाया गया, वो मान रहे हैं। तो ये अच्छी चीज़ होती है। इसी प्रकार से अगर हम ऋणग्रस्तता की बात आई तो पहले 56% से थोड़ा ऊपर था, थोड़ा नीचे आ गया है।
और अमेरिका का अगर आप देखें तो 125%, 130% है। बहुत से देशों का ये समस्या है। तो हमारे यहाँ ऋणग्रस्तता की कोई ऐसी समस्या नहीं है और वो घटाव की ओर ही है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि जो ब्याज का भार है वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है और इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। आम आदमी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं सारी। और जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो निश्चित तौर पर जो कैपेक्स की चर्चा अचानक से भारतीय अर्थव्यवस्था में इसके पहले नहीं हुआ करती थी, ये कैपेक्स की चर्चा पिछले 5-10 वर्षों से ही भारतीय अर्थव्यवस्था में होना शुरू बढ़ हुआ गई है। है जी। तो कैपेक्स को लेकर के आप देखें, कोविड काल में देखें, उसके पहले देखें और उसके बाद में देखें, एक कंसिस्टेंसी है कि अपवर्ड ट्रेंड है और उस अपवर्ड ट्रेंड में वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। पहले क्या होता था, पहले के बजट आप उठाकर देखिए, मैं तो करीब 30-35 साल से भारतीय बजट को जो है अध्ययन कर रहा हूँ। पहले अगर मान लीजिए कोई संकट आता था, कैपेक्स इज द फर्स्ट कैजुअलिटी। दूसरी कैजुअलिटी होती थी आर्म्ड फोर्सेस के लिए, डिफेंस के लिए जो एलोकेशन होता था वो दूसरी वर्ष कैजुअलिटी। आप 91 से लेकर के 96 तक का बजट देखेंगे तो आपको लगेगा इन दोनों पर सबसे बड़ा प्रहार हुआ था। यहाँ पर कोविड के बाद भी दोनों को आगे बढ़ाने का काम किया गया। मुझे लगता है ये भी आम आदमी से जुड़ा हुआ, अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। फिर हम आते हैं कि बात आती है कि प्रोडक्शन सेक्टर में क्या हुआ, मॉडर्नाइजेशन में क्या हुआ। क्या हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि नए सेक्टर सृजित किए जा रहे हैं? क्योंकि हमेशा क्या होता है, बजट एक साथ सारी चीजों, कोई भी एक बजट सारी चीजों को एक साथ प्रस्तुत नहीं कर सकता। अच्छा, आपने महसूस किया कि ये एक लोक लुभावन बजट नहीं है? मतलब जैसे कि हम लोग को आदत है ना कि इतनी छूट मिल गई, भाई हम लोग तो आम बहुत आदमी अच्छा के प्रश्न, मैं इसका जवाब देता हूं। लोक लुभावन नहीं है। बहुत संक्षेप में देता हूं। देखिए, इस गवर्नमेंट की विशेषता, आप 14 से इसका मूल्यांकन करिए, बिग पुश इफर्ट के तरह चलती है। ग्रेजुअली इसमें विश्वास नहीं रखती कि 50-50 हजार रुपए करके हर साल हम इनकम टैक्स में निबेट दें, जिधर आप इशारा करना चाह रहे हैं। हाँ, मतलब अब चुनाव 7 के लाख टाइम में से लालू 12 लाख कर दिया, उसी चीज को बाकी अगर टाइम 5 तो साल divide तक करते करते। तो होता। परसों कई चैनल से बात किया मुझसे, मैंने यही कहा कि आप क्या चाहते हैं, 20-20 हजार रुपए बांटेंगे, वो नहीं हुआ है। जीएसटी आप देखिए, जिसको लेकर के हमेशा चर्चा हुआ करती थी, जीएसटी अब जो है बजट के दायरे से बाहर है। जीएसटी काउंसिल के पास है, फेडरल टैक्स हो गया एक तरह से। भारत के शब्द में ये शब्द इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन अमेरिका में होता तो फेडरल टैक्स से कहा जाता वो, और जिसमें सारे राज्य शामिल हैं, किसी भी दल के हों, और केंद्र सरकार। मैंने मेंशन किया कि 42% हमें मिलेगा, हालांकि 42% मिलना 45% चीजें हैं। इनकम टैक्स का भी है, एक्साइज का भी कलेक्शन जो होता है, और जो जीएसटी का कलेक्शन सरकार का है, केंद्र सरकार का, उसमें से हिस्सेदारी है। जो 50% राज्यों को मिला वो तो पहले मिल ही चुका है। उसके अलावा जो केंद्र को मिला है वो सारे टैक्सों का जो डिविजिबल पूल है, उसमें जीएसटी भी शामिल है, उसमें 40% देना है। ये वित्त आयोग का रिकमेंडेशन है, उसका कोई वायलेशन हो नहीं सकता, और मुझे नहीं लगता किसी राज्य सरकार ने आज तक इसका कोई कंप्लेंट। तो आप इस बजट को क्या आंकते हैं? और मैं इस बजट को मानता हूं कि एक कंसिस्टेंसी वाला बजट है, क्रमबद्धता वाला बजट है, और अपने बड़े लक्ष्य को दिमाग में रख करके चल रहा है। और हर बजट में आप एक आकलन करेंगे तो 2014 से आप पाएंगे कि हर बजट में 4-5 ऐसी वस्तुएं जरूर आइटम लिए जाते हैं जो नए ग्रोथ इंजन को सृजित करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो इस बजट में भी वो चीज स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं मनीष सिंधवी जी को आमंत्रित करता हूं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। मनीष जी, स्वागत है आपका। आप इस बजट को लेकर, आपकी पार्टी और आप में इतनी मायूसी क्यों देख नहीं रहे? अग्रवाल साहब, समीर जी उत्साह, उमंग और ऊर्जा से भरे हुए हैं, पर आप में इतनी मायूसी क्यों सर? नहीं, हम मायूस नहीं हैं, लेकिन हम विपक्ष हैं। जनता को सच बताना हमारा काम है, तो ये मायूसी शब्द गलत है। मायूस जनता है इनके इस बजट से, जिसमें सिर्फ छल के अलावा कुछ नहीं है। और ये चूंकि लगातार छल किया करते हैं, तो इस बजट में कर दिया तो क्या गलत किया। तमाम बातें यहाँ पर हो रही हैं, मैं क्रम से उनकी बातों के जवाब दे दूँ। देखिए, जो धोखा देने की आदत है इनकी, वो पहले ही पन्ने से शुरू हो गई। एक बड़ा लंबा चौड़ा बांधा इन्होंने कि हम 3 कर्तव्यों से प्रेरित हैं। पहला कर्तव्य है उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का टारगेट इन्होंने रखा था कि 25% पर ले जाएंगे जीडीपी पर। अरे साहब, 16 तो आप मेंटेन नहीं कर पाए, आ गया 12.8 पर, यानी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने के बजाय घट रही है। दूसरा कर्तव्य, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। 1/3 आदमी इस देश में, यानी जनसंख्या का 1/3 आदमी 100 रुपये प्रतिदिन पर निर्भर कर रहा है। तीसरा कर्तव्य, सबका साथ सबका विकास। कितना सबका साथ सबका विकास है आप जान ही रहे हैं। जो टॉप 1% है वो 40% वेल्थ लेकर बैठे हुए हैं।
और जो आप लोक लुभावन की बार बार बात कर रहे हैं, सारे साहब जब इलेक्शन में पैसा बांट देना है तो बजट में लोक लुभावन देने की क्या जरूरत है? उधर 10,000 बांट दिया, यूपी के बजट के पहले मुझे याद है लगभग 25,000 करोड़ रुपया बांट दिया था। तो जब पैसा बांट देना है, 80 करोड़ लोगों को राशन दे ही रहे हैं, लाइन में खड़ा ही कर रखा है, तो लोग बजट को लोक लुभावन करने की क्या जरूरत है? इतनी नाराजगी और मायूसी का कारण क्या है? मैं शब्द सही कर दूं, मायूस जनता है, नाराजगी विपक्ष में है कि ये देश, इस देश को मूर्ख बनाया जा रहा है, इस देश के भोली भाली जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है, उन्हें छला जा रहा है। रुक जाइए, अभी बात पूरी नहीं हुई है, अब आगे पर बढ़ते हैं। मैं नहीं डिस्टर्ब करूंगा, आप बोलो। आप आज कुछ आप, उतावले हो आप। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो बस जो इनके, मैं ये आराम से, हम लोग कोई जल्दी का नहीं। बजट भाषण है, मैं वही लेकर आया हूं। ये जो कैपेक्स की बात कर रही है साहब कि वो सरकार कैपेक्स बढ़ा रही है, मजबूरी है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा। आप जानते हैं कैपेक्स क्यों बढ़ाते हैं? जब ज्यादा कैपेक्स बढ़ाते हैं तो ये होता है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा तो रोजगार होंगे। ना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ना रोजगार क्रिएट हो रहा है। साहब मजबूरी है आपकी। और आपको बताऊं, 2024 के फाइनेंशियल ईयर में जो कैपेक्स के लिए पैसा एलोकेट किया था आपने, केवल आधा आपने एसेट क्रिएशन में लगाया, आधा गया रेंट में, वो लोन रिपेमेंट में और लायबिलिटीज को पे करने के लिए। प्राइवेट जो शेयर था इन्वेस्टमेंट में, वो 2015-16 में 40% था, वो घटकर पहुंच गया 33%। अरे पूछिए तो कभी सवाल साहब कि प्राइवेट, मुझे खुशी है इस बात की, इस डिबेट में इतने काबिल और विद्वान सवाल तो उठना ही चाहिए ना। मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आप सवाल भी प्राइवेट डीप रिसर्च करके क्यों घट रहा है प्राइवेट? हमारे दर्शकों के लिए आप fruitful रेलवे है की भाई। स्थिति देखिए, आए दिन वायरल होते हैं वीडियो कि बाथरूम में लोग घुसे हुए हैं। आप रोज बेवकूफ बना रहे हैं साहब कि वो बुलेट ट्रेन चढ़ा देंगे 1 लाख करोड़ लगा के। तो 7 उच्च गति के रेल कॉरिडोर क्यों बनाएंगे? रेल कॉरिडोर जो चला पा रहे हैं वो तो चला नहीं पा रहे हैं। आप बाथरूम में लोग घुस के लटके हुए रोज मर रहे हैं उससे, उसको तो आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। अरे नॉर्मल सुविधाएं दे दीजिए ना साहब, उसी के वो चाहते। कोई आपको ऐसी चीज नहीं दिखी इतना मेहनत? अभी बात पूरी ही नहीं हुई ना, अभी बात पूरी ही नहीं हुई। रुक जाइए, में बोल लीजिएगा। नहीं रुक जाइए, अभी रुक जाइए। उसके बाद आप देखिए साहब, क्या पूरा उठा लाए हो गया सब? पूरा बजट लाया हूं। अच्छा ठीक है, चलो पूरा बजट लाया हूं मैं सर। आपके पास 30 सेकंड और है सर। उसके बाद आप देखिए कई सारे ऐसे इश्यूज हैं जिन्होंने टच ही नहीं किए। इन्होंने नहीं बताया कि जो चाइना से हमारा डेफिसिट बढ़ रहा है वो क्यों बढ़ रहा है। इन्होंने नहीं बताया कि जो पूंजी निर्माण है, कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, वो क्यों स्टैग्नेट कर गया 30% पर। नहीं बताया इन्होंने ये नहीं बताया कि एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट निगेटिव क्यों हो गया है। ये घूम घूम के वहां डावोस में कह रहे हैं साहब पैसा आएगा, पैसा आएगा। अरे जो आ रहा था वो तो आ नहीं रहा है। 2025 में 4 महीने ऐसे हुए कि निगेटिव एफडीआई का मतलब है जितना पैसा बाहर जा रहा है उससे कम आ रहा है। 4 महीने ऐसे गए हैं कि एफडीआई निगेटिव रहा है। इसका जवाब दीजिए साहब कि क्यों निगेटिव रहा है। आप टोकनिज्म करते हैं कि शेयर में पैसे लगाने वाले एफआईआई वाले हैं, ये कहते हैं कि ऐसा वो वाले नहीं है जो आप समझ रहे हैं। नहीं, एफडीआई की बात कर रहा हूं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, शेयर वालों की बात नहीं कर रहा हूं जी। मैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं। अरे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं। और मुझे देख के आपको दावोस क्यों याद आया? दूसरी और सुनिए, अभी तो आएगा पैसा वहां से, इतना तो मन में उत्साह रखिए। एमएसएमई को इतना क्यों मायूस होना है? मायूस, फिर मैं कह रहा हूं मायूस जनता है। आप सबको घुमा रहे हैं सर, मायूस जनता है। मैं क्यों घुमाऊंगा सर? अरे आप घुमा रहे हैं सर, मायूस जनता है, विपक्ष नहीं है। विपक्ष तो सिर्फ सवाल उठा रहा है और जिसके जवाब दे नहीं रहे हैं। बहुत धन्यवाद। मैं सिद्धार्थ कलंज जी को आमंत्रित करता हूं, बिजनेस स्टैंडर्ड के ब्यूरो चीफ और आर्थिक मामलों के इस देश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। सिद्धार्थ जी बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बजट में आपको कुछ तो ऐसा दिखा होगा जिससे आपको लगा हो कि इस बजट में कुछ खास है। क्या ये लोक लुभावन बजट था या नहीं था? दूसरा, आम लोगों के लिए इस बजट में कोई प्रोविज़न आपको ऐसा दिखा जिससे लोगों की ज़िंदगी बदले? देखिए, जो 9 बजट जो पेश हुए निर्मला सीतारमण द्वारा, ये पहला बजट आप कह सकते हैं जहां राजनीतिक चिंताएं नहीं हैं। राजनीतिक चिंताएं नहीं हैं। एग्रीड। क्यों? आम आदमी को कोई कर में राहत नहीं दी गई, थोड़ा बोल्ड बजट है। किसी तरह की रियायत नहीं दी गई, राज्यों को कोई एलोकेशन बढ़ाया नहीं गया बल्कि घटाया गया है। अभी उत्तर प्रदेश की बात हो रही थी, भाई उत्तर प्रदेश 45% मांग रहा है ना। क्यों मांग रहा है? क्योंकि राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा कर यहाँ उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं मिला। तो अगर उत्तर प्रदेश मांग रहा था तो गलत नहीं मांग रहा था, लेकिन नहीं। तो कुल कर प्राप्तियों के बदले में जो एलोकेशन जो मिला हमें, वो कम मिला ना। हमें कम मिला, उत्तर प्रदेश को कम मिला। हाँ। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि पर वो कहते हैं वित्त आयोग का नियम है, तो हम 42% राजनीतिक चिंताओं से दूर इस बजट को पेश किया। कुछ लोक लुभावन जैसा कुछ नहीं है।
आपने कहा कुछ पॉजिटिव की बात है, तो जो विदेश जाने वाले बच्चे हैं जो 5% देते थे 2% देंगे, आप कह सकते हैं कि हाँ कितना आम चलिए लोगों को राहत मिली इससे? नहीं, वो बहुत कम ये तो लोगों को गरीब- मिली, लेकिन अमीरों के बच्चे जाते लेकिन हैं ना। वो कुछ, चलिए वो एक पॉजिटिव स्टेप उसको मान सकते वैसे हैं। आजकल बताएं मिडिल क्लास के लोग भी अपने जा रहे हैं, बच्चों को बच्चे जा रहे हैं। अभी बड़ी देर से गर्मा गर्म बहस देखिए हो रही, हर आदमी कैपेक्स की बात कर रहा है, पूंजीगत व्यय की बात कर आज रहा आप है। भी कुछ कह दो। हाँ। नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ इतना कहूँगा, पूंजीगत व्यय को अग्रवाल साहब ने बताया कि साहब ये बहुत क्रांतिकारी काम है। मनीष जी ने भी बताया कि पूंजीगत व्यय का कितना हिस्सा कहाँ जा रहा है। अच्छा, वो छोड़ दीजिए, इनका तो कहना है सब पैसा लोन चुकाने नहीं तो में जा रहा है। 25-26 में सर जो पूंजीगत व्यय कहा था कि इतना होगा, अभी तक जो इन्हीं के हम उनके पास बजट की कॉपी है, सामने रखी है, 1,44,000 करोड़ उसमें से भी कम खर्च हुआ लास्ट जी। फाइनेंशियल ईयर में। तो इस और अंदाजा है कि ये 1.5 लाख करोड़ से ऊपर जाएगा। 1.5 लाख करोड़ जब एक्चुअल एस्टिमेट आएगा तो 1.5 लाख करोड़ से ऊपर हो जाएगा। अब आप कहते रहिए कि हम साहब पूंजीगत व्यय जो है उतना नहीं, इतना बढ़ा देंगे, क्या अगर ये दर अगर जारी रहती है तो अगले साल आप 2 लाख करोड़ नीचे रहेंगे। तो पूंजीगत व्यय का जो नारा है ये बड़ा अपने आप में लुभावना नारा है। इसकी असलियत वही है कि वो लोन में जा रहा है, एसेट आम क्रिएशन लोगों में ने नहीं जा रहा आपको है। क्या फीडबैक दिया? उन्होंने गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी, किसान को उम्मीद थी किसान सम्मान निधि बढ़ेगी, नहीं बढ़ी। वरिष्ठ नागरिकों को उम्मीद थी कि एफडी पे हो रही कटौती अरे तो कम कर चुनाव दी में जाएगी, लोगे नहीं। कि अभी ले लोगे? भाई चुनाव किसान हो तो चुनाव में ले लेना, चुनाव रुक तो जाओ। 12 राज्यों में चुनाव हैं। अच्छा। अगले कुछ महीनों में 12 तो राज्यों में इलेक्शन के चुनाव दिन हैं। क्या बांटेंगे? आप तो गजब कर रहे हो, अगर अभी भाई दे मैं मान देंगे। सकता हूं कि चलिए उत्तर प्रदेश का चुनाव आते आते अगली बार एक बजट और पेश होगा, लेकिन और राज्यों में भी तो चुनाव होते, तो हिंदुस्तान है यहाँ तो संघीय व्यवस्था में कोई बात नहीं हमेशा सर, हम चुनाव बजट होते हैं। सरप्लस स्टेट है, अपने पास से 20-30 बाकी हजार देखिए, रुपए दे देंगे सबको। जिन बातों की रूरल डेवलपमेंट की बात कही है हमारे काबिल साथी ने, रूरल डेवलपमेंट में 53,067 करोड़ की कटौती हो गई। कहाँ गांव का किस तरह का विकास होगा? पर जी राम जी में 96,000 करोड़ का एलोकेशन भी है। भाई जी राम जी में 96,000 का एलोकेशन है। जी राम जी का जो सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत जी राम जी में कितना काम करेंगे? अब दिया है, थोड़ा भरोसा तो रखो। नहीं, किन अगर राज्यों ना की- खर्च करेंगे अगले साल इनको पकड़ेंगे हम। आप किन राज्यों की स्थिति, इसी डिबेट में पकड़ा जाएगा, हिसाब लेंगे। चलिए इतना तो थोड़ा सा प्रिविलेज गवर्नमेंट को मिले। देखिए, जी राम जी का अब जो सिस्टम है, जी राम जी का नाम तो मैं कुछ नहीं रखा है कि उसका नाम जी राम जी हो या महात्मा गांधी हो। असली बात ये थी कि उसके खर्च का जो पैटर्न डिसाइड किया गया था उस पर आपत्ति मुक्त थी, और आप राज्यों की स्थिति नहीं है कि जी राम जी योजना में अपनी तरफ से इतना पैसा लगाकर उसको आगे भले कंटिन्यू उसका कर नाम पाए, जी चला राम पाए। जी हो, लेकिन जब गांधी जी वाली नोट मिलती है ना, जी। तब लोग मानते हैं कि मनरेगा की मजदूरी आ गई। वीरेंद्र जी हमारे स्टेट हेड भी इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। तो बताइए, बजट को लेकर आम आदमी, खास आदमी में किस प्रकार की प्रतिक्रिया देखने को आपको मिली, और बजट को लोगों ने किस तरह से स्वीकार अथवा अस्वीकार किया? देखिए, केंद्रीय बजट जब जब आता है तो बड़ी सारी उम्मीदें लोगों को रहती हैं, लेकिन कुछ लोग निराश होते हैं और कुछ सरकार अपना तिकड़म भिड़ा के जो है चीज़ों को घुमा के लागू कर देती है। तो कभी कहीं खुशी कहीं गम। सत्ता पक्ष वाले लोग इसको बताते बहुत अच्छा है, विपक्ष वाले बताएंगे खराब है। ये बजट का हर साल का एक सिलसिला है, लेकिन एक चीज़ जरूर है कि उत्तर प्रदेश में बनारस को सबसे ज़्यादा योजनाएं मिली हैं। आप ये कह सकते हैं कि बनारस धार्मिक राजधानी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी बनना चाह रही है, उस दिशा में वो आगे बढ़ रही है। जी। तो यूपी में मोदी जी चूंकि प्रधानमंत्री हैं, संसदीय क्षेत्र है उनका बनारस, तो बनारस को कई सारी योजनाएं उन्होंने दिया है। जहाँ तक है टेक्नोलॉजी की बात, एआई की बात, सेमीकंडक्टर की बात, ये सब तो रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे, ये चीज़ें अपने चलती रहेंगी। लेकिन घर में महिलाओं के किचन पर क्या असर पड़ता है, हर बार के बजट में मीडिया का ये फोकस रहता है। उधर बजट पेश होता है, इधर मीडिया महिलाओं को लेके किचन में बैठ जाता है कि नमक, तेल और हल्दी इसका दाम घटेगा कि बढ़ेगा, आपकी क्या उम्मीदें हैं? और महिलाएं बहुत सारी उम्मीदें उस पर जताती हैं। लेकिन ब्रजेश जी, सरकार बहुत कई मामलों में महिलाओं के साथ न्याय नहीं करती है।
खास तौर से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पर जो सौंदर्य के प्रसाधन के साधन हैं, चाहे लाली लिपस्टिक हो चाहे पाउडर क्रीम हो, इस पर सब पर सरकार रियायत नहीं दे रही है। तो महिलाओं को खाना पीना गेहूं चावल आटा के बाद दूसरी याद इसी की आती है, और वो इस पर उनको अभी तक कोई प्रतिक्रिया उनकी नहीं मिली, उनके अंदर कोई खुशी देखने को नहीं मिली है। तो इस देश की जनता का बजट समझने का तरीका देखिए। घर के गेहूं चावल आटे से और गैस जब बजट आता था तो पहले लोग कहते थे सिलेंडर भरा के रख लियो, हो सके दाम बढ़ जाए सिलेंडर के, तो 2 सिलेंडर 3 सिलेंडर जिसके घर में रहता था पहले वो भरा के रख लेते थे जी। अब ऐसा कुछ आया ही नहीं है। और जहां तक कॉस्मेटिक साधन है, कॉस्मेटिक टीवी, मतलब फ्रिज, ये कूलर, मोबाइल, ये लाली लिपस्टिक, आप जो कॉस्मेटिक मतलब ये भाई इस पर आपका जोर हमारे इतना यहाँ अधिक क्यों है? महिलाओं को सौंदर्य प्रसाधन में यही सब चीजों की चिंता, पहले किचन की चिंता, फिर इसकी चिंता, साड़ी सूट सलवार ये सब इम्पोर्टेड सामान जो आते हैं, ये सब सौंदर्य से जुड़े हुए, सब पर भी टैक्स बहुत ज्यादा है, इस पे कोई राहत नहीं मिली आपकी है। इस चिंताओं को भारत की सरकार को तुरंत एड्रेस करना चाहिए। अगर ये लाली लिपस्टिक वाली बात नहीं बनी तो फिर कोहराम है। भाई देखो 50% इनका वोट है, आप इनका वोट लेना है तो इनको कुछ आपको देना पड़ेगा, लोक लुभावन। देखिए बात सही है। हम लोग टैक्स को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, और खास तौर से वैसा वाहन टैक्स को लेकर। एक गाड़ी खरीदो रजिस्ट्रेशन टैक्स दो, फिर पेट्रोल पर टैक्स दो, फिर टोल पर टैक्स दो, टैक्स देते देते गाड़ी कबाड़ा हो जाती है। और एक रोड टैक्स दो जब रजिस्ट्रेशन कराओ तो। हाँ, इंश्योरेंस, तमाम सारी चीजें हैं, टैक्स में छूट नहीं मिल पा रही लोगों को। देश तरक्की करे भाई, निवेश आता है। अभी आज आप ही ने कहा कि जब स्थिरता रहेगी लोग पैसा लगाएंगे, उद्योग आएंगे, बात ठीक है, लेकिन जिस देश में लोगों को टैक्स से राहत नहीं मिलेगी वहां जनता के चेहरे पर खुशी कैसे आएगी? बहुत सारे लोगों को हम खाते में पैसा दे देंगे, डीबीटी स्कीम के तहत दे देंगे, किसान को दे देंगे, महिलाओं को दे देंगे, लेकिन सिर्फ इतने से ही भारत नहीं है। भारत में रहने वाला हर व्यक्ति भारत है, और उसको टैक्स का लाभ, टैक्स से छूट, इन सब चीजों से मिलनी चाहिए। लेकिन समस्या इसी बात की है कि हम मूल बात पर नहीं आ पाते हैं। ब्रजेश जी, जनता के लिए विषय बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि वो इसकी अभ्यस्त हो चुकी है। जिसका पेट भरता है, जिसके जेब में भरपूर गांधी हैं, उनके लिए बजट कैसा भी हो, महंगाई कैसी भी हो, ज्यादा कोई समस्या नहीं है। ये कर्मचारी जोड़ते हैं, अधिकारी जोड़ते हैं, वैसे बजट तो देखिए सबके लिए बनता है। कुछ गांव में गरीब के लिए भी बनता है, कुछ अधिकारी की कमीशन खोरी के लिए बनता है, कुछ ठेकेदारों के टैक्स ठेकेदारी के लिए बनता है जी। बजट से सबका लाभ होता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन एक चीज ये हमेशा से रही है कि अगर आपके पास पैसा है तो पैसा वो साबुन है जिससे जिंदगी का हर दाग धुल जाएगा। तो पैसा होना जरूरी है, किस तरीके से आया पैसा ये मायने नहीं रखता है। वैसे 2 लाइन में सुना दें आप, बजट पर सुनिएगा कि कैसा अजीब आया है इस साल का बजट, और जो है मुर्गी का वही है दाल का बजट। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लाली लिपस्टिक वाला भी याद रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से आम आदमी का फीडबैक हमें उपलब्ध कराने के लिए बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, इस बजट का पर हो रही चर्चा का दूसरा चरण शुरू करते हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर समीर सिंह मौजूद हैं। समीर जी, विपक्ष के आरोप हैं और पत्रकार बंधुओं के भी आरोप हैं कि इस बजट में न तो लोक लुभावन कुछ है और न आम जनता के लिए कुछ खास इमदाद या मदद या कोई योजनाएं आप दे पाई। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, ये मैंने शुरुआत में ही कहा है कि जो देश की अंदर पिछले दिनों यूपीए सरकार की परंपरा थी कि जब बजट लाना हो, कहीं चुनाव हो, तो कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें लोगों को लुभावनी दे दें
और अपना काम कर लें, फिर जनता को छोड़ दें। माननीय मोदी जी ने इसको बंद किया, जिस बात को हमारे प्रोफेसर अग्रवाल साहब ने भी आगे बढ़ाया है कि ये बजट देश के विकास का बजट है। अब मेरी मजबूरी है, हम क्या कर सकते हैं, विपक्ष का काम है कहना। हमारे कलहंस जी ने भी इस बात को कहा कि नहीं, ये लुभावना नहीं, ये देश के विकास का बजट है। मैं स्वयं कह रहा हूँ, आप भी महसूस कर रहे हैं, हर आदमी महसूस कर रहा है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी कांग्रेस की मजबूरी है। समाजवादी पार्टी कहती हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। आज उनके अखिलेश यादव जी ने, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा, हमारे प्रवक्ता साथी भी कहा। अब मैं पूछना चाहता हूँ, आप विकास कैसा चाहते हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 से पहले आपकी सरकार थी, 12 से 17 आप सरकार में थे। 17 में माननीय योगी जी आए, 14 में मोदी जी आए। हमने कहा था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, हम उसके आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। ये बजट उसी को दर्शाता है। हम गरीब की बात करते हैं, हम किसान की बात करते हैं, पेंशन बढ़ाने की बात कलहंस जी कह रहे थे, हम पेंशन दे रहे हैं, इसके पहले कोई पेंशन दे नहीं रहा था। हम गांव में प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, इसके पहले कोई प्रधानमंत्री आवास नहीं दे रहा। हम शौचालय दे दिए, सरप्लस हो गया है, आज किसी को शौचालय की ज़रूरत नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में आप जाएंगे तो हम स्मार्ट क्लासेज बना रहे हैं, हम अटल विद्यालय बना रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया था कि प्रत्येक मंडल में हम एक एक विश्वविद्यालय बनाएंगे, और पिछले दिनों उन्होंने मेरठ में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, देखने गए थे और जल्दी ही उसका उद्घाटन होना था। आज प्रत्येक मंडल में, आजमगढ़ जहां से इनके परिवार का सांसद है, वहां भी सुहेल देव जी के नाम पर हमने विश्वविद्यालय बनाया। आज उत्तर प्रदेश का कोई मंडल, सहारनपुर छूटा था, साकुम्बरा देवी के नाम से हम विश्वविद्यालय बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश का कोई मंडल विश्वविद्यालय से अछूता नहीं है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब हम सरकार में आए थे तो 13 मेडिकल कॉलेज थे उत्तर प्रदेश के अंदर। आज 84 मेडिकल कॉलेज क्रियाशील हैं ब्रजेश जी। 2 एम्स था, रायबरेली का एम्स हमने चलाया, गोरखपुर का एम्स हमने बनाया भी, और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चला भी। किसानों के लिए देश के 5 खाद कारखाने बंद थे, माननीय मोदी जी सरकार में आने के बाद बजट घोषित हुआ, गोरखपुर में खाद कारखाने का कुछ सवाल जवाब आज यूरिया सरप्लस है ब्रजेश जी। हम बिजली सभी जिलों को दे रहे हैं। बस 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दें। हम बिजली सभी जिलों को दे रहे हैं, 3 जिले को नहीं दे रहे हैं बिजली जी, सभी जिलों को दे रहे हैं। मैनपुरी इटावा को दे रहे हैं, जितना गोरखपुर को देते हैं उतना मैनपुरी और इटावा को भी देते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। अच्छा ये बताइए, जैसे ही SME कल बजट आपने अनाउंस किया, जैसे ही कल बजट अनाउंस हुआ, पूरी शेयर मार्केट क्रैश कर गई। देखिए ब्रजेश जी, यानी कि उद्यमियों ने, व्यापारियों ने, ट्रेडर्स ने आपके इस बजट को कतई अप्रिशिएट नहीं किया, और ये खुला सच है। ब्रजेश जी, उद्यमी और व्यापारी आज खुश है। उत्तर प्रदेश के अंदर आज डाटा सेंटर बन रहा है। अपना पैसा कमा के कौन खुश होता है भाई? स्कूलों के अंदर, आज स्कूलों के अंदर हम कंटेंट का सेंटर बना रहे हैं। आज हमारी टेक्नोलॉजी कितनी आगे जा रही है। कंटेंट मतलब रील बनाना सर? नहीं, कंटेंट मतलब रील नहीं। हम 15,000 माध्यमिक विद्यालयों में और 500 हायर एजुकेशन के विद्यालयों में कंटेंट क्रिएटिव लैब बना रहे हैं। कंटेंट क्रिएटिव लैब बना रहे हैं। इसमें क्या है वही तो मैं जानना है। रील तो अखिलेश जी बना ही रहे हैं, हमको रील बनाने की जरूरत नहीं है। अखिलेश जी रोज सुबह आते हैं, रील बनाते हैं, समाजवादी पार्टी दिन भर उसको शेयर करती है और आगे बढ़ाती है। क्या आपने उन्हीं से प्रेरणा लेकर ये कंटेंट क्रिएशन क्लब बनाया है? कंटेंट क्रिएशन लैब तो हम विद्यार्थियों के उपयोग के लिए बना रहे हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि समाजवादी पार्टी को एक बार ये भी बताना चाहिए कि हमने 5 साल में क्या किया था। बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जी मेरे साथ मौजूद हैं। आपने जो भी आरोप लगाए हैं और बजट को लेकर जो ओपिनियन है, प्रोफेसर साहब उसको रखेंगे। ओके, बताइए प्रोफेसर साहब, विकास कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि आपसे रील बनाना सिखाया इन्होंने और ये सब आपकी प्रेरणा से हो रहा है। मैं सबसे पहले तो ब्रजेश जी अपने भारतीय जनता पार्टी के साथी को यह बताना चाहूंगा कि देश के बजट की चर्चा हो रही थी। जो मुद्दा आज आपने रखा था, देश का बजट प्रस्तुत हुआ, उत्तर प्रदेश का नहीं, उसका आएगा भी, उसकी चर्चा कर ली जाएगी। उसमें भी आपकी सच्चाई देश जानता है, उत्तर प्रदेश जानता है, तब बता दी जाएगी। कुछ चीजों पर जरूर क्लैरिटी देना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने डेटा सेंटर बना दिए हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को चैलेंज करके कि मुझको एक डेटा सेंटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बता दे जो उत्तर प्रदेश में बन गया हो। इनको पता हो तो मुझे नाम बता दे, मैं वेरीफाई करा लूं, आप अपनी टीम भेज के वेरीफाई करा लीजिए। कोई भी मेरा नंबर ले लेना, नहीं बनाए।
हाँ, आप बोलो प्रोफेसर साहब प्लीज। अच्छा, इसी तरीके से अब आपके बीच में डेट पेमेंट की बात आई कि डेट पेमेंट गिरा है। एक्चुअली डेट पेमेंट इस देश का बढ़ा है, जो कि 11.37 लाख करोड़ पिछले साल था, जो कि बढ़ के 12.76 लाख करोड़, लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का डेट पेमेंट बढ़ा है। और ये उसी पॉइंट से निकल करके आ रहा है जो केपेक्स बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लोन ले लेकर के। पर कैपिटल लोन जो है इस सरकार में, जब से ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई है, पर कैपिटल लोन लगभग 10 गुना बढ़ चुका है। ये उसी का नतीजा है जो सरकार के पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बचती। मैन्युफैक्चरिंग में लगातार डिक्लाइन है। आप उत्तर प्रदेश का जो बजट का रिक्वायरमेंट था 45% मांगा है, 41% मिला है। इसमें हमें एक चीज और याद रखने की जरूरत है कि जो 8 से 10% सेस और रेवेन्यूज भारत सरकार नहीं शेयर कर रही है, वो ऐसा पैसा है जो फाइनेंस कमीशन के डेवोल्यूशन से बाहर रखा गया है, जो कि भारत सरकार नहीं शेयर करती है। वो उस पैसे से भी का हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश को और बाकी प्रदेशों को मिलनी चाहिए। इसी तरह अभी टैक्सेशन की बात अपने प्रदेश के लिए तो हम सबको मिलकर बोलना चाहिए देते हैं। पक्ष विपक्ष के इतर जाकर बोलना चाहिए कि हमको हमारा हक मिले। जो कॉर्पोरेट टैक्स है, आज भी कॉर्पोरेट टैक्स इस देश का 18% है ऑन एन एवरेज, और इंडिविजुअल आदमी का अगर आप पूरा उठा के देखेंगे तो भी लगभग 21 से 22% का एवरेज टैक्स है। आज भी आम आदमी जो अपना घर चला रहा है वो पहले टैक्स देता है, उसके बाद खर्चा करता है। सरकारें, बाकी जो कॉर्पोरेट सिस्टम है वो सारा का सारा पहले खर्चा करता है, उसके बाद जो बचता है उस पर टैक्स देता है। उसके बाद भी ये भेदभाव तो आम आदमी के साथ हमेशा हुआ है। तो ये पूरी तरीके से हर फ्रंट पे फेल सरकार है। इस बजट में कुछ नहीं मिला, और उसका मैंने आपसे कहा ना, मैं बनाना तो आपने सिखा दिया है। इस देश की जनता ने कल वर्डिक्ट दिया, 10 लाख करोड़ एक दिन में नुकसान हुआ है देश का। अरे रील बनाना तो सिखा दिया आपने इनको। अब ये किसने बनाया है, ये अगर बाहर निकल करके पूछेंगे कि सच में इस देश में रील का शौक किसको है, फोटो खिंचवाने का शौक किसको है, सेल्फी का शौक किसको है, तो पूरा देश बता देगा। और 15,000, ये मुझको ये बता दें, 1 सेकंड का, आप इनको 10 सेकंड का टाइम दे दीजिए कि ये जो कंटेंट सेंटर्स बनाने की बात करें, इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होगा और किस सॉफ्टवेयर से कौन सा कंटेंट सिखाएंगे। थैंक यू सर। उनको जो सिखाएगा आपके रिकमेंडेशन पर मैं इनको एक्स्ट्रा टाइम देता हूं। किस फैकल्टी को, उस फैकल्टी की ट्रेनिंग कहां से आ रही है? 20 सेकंड दे पाऊंगा बस, डिबेट टाइट है आज। मुझे इस बात की हंसी आ रही है कि ये 2026-27 का बजट पे चर्चा कर रहे हैं। 2026-27 में हमने एआई पे प्राविधान किया, हमने कंटेंट पे प्राविधान किया, हम आगे बनाएंगे। आप जिस बात को कह रहे हैं, आप हवा में बातें कर रहे हैं, आप धरातल पर बात ही नहीं कर रहे हैं। हमने नोएडा के अंदर कहा ना आपको, हम डाटा सेंटर बनाए, चलिए आपको दिखा देंगे। आप मेरा नंबर ले लीजिए, मेरे साथ चलिए, हमें कोई गुरेज नहीं। हम सरकार के डेटा सेंटर की बात हम सरकार के नॉर्मल डेटा सेंटर की बात सरकार के आदमी को आपके साथ लगा देंगे। हमारे आपके घर में जो डेटा रखा है वो भी डेटा सेंटर ही है। नहीं, बात सुन लीजिए ना आप। हमने 26-27 में प्राविधान किया, हम आगे बनाएंगे, हमने ये कहा। ये बजट पर चर्चा हो रही है। आप अगर पिछले दिनों पर चर्चा करेंगे तो हम पिछले दिनों पर चर्चा, और आप कभी तो देश जब बनाएंगे तब दिखाएंगे ना। नहीं, हम आज भी जो डाटा सेंटर है उसको हम दिखा सकते हैं इनको। मुझे 15 सेकंड और दे दे तो मैं पिछला ओके, सिर्फ 15 सेकंड दे पाऊंगा सर। 15 सेकंड में खत्म करना पड़ेगा, टाइम डिसिप्लिन है सर, प्लीज। जी 15 ही सेकंड मांगूंगा आपसे। एग्रीकल्चर का जो बजट एस्टिमेट था पिछले साल का 158,838 करोड़ का, जिसमें खर्च हुआ 151। एजुकेशन 128, जिसमें खर्च हुआ 121। रूरल डेवलपमेंट 2,65,000, जिसमें खर्च हुआ 212। सोशल वेलफेयर 60,052, जिसमें खर्च हुआ 50,000। कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है, ये सिर्फ बजट में संख्या बढ़ा बढ़ा के देते हैं। जब जितने साल, और मेरा चैलेंज, आप 10 साल का रिकॉर्ड उठा लीजिएगा, हर साल जो बजट की घोषणा थी और रिवाइज एस्टिमेट थे हमेशा कम होती है। अभी आप सुभाष जी ने भी बात कही और शायद प्रोफेसर साहब ने भी कही थी ये बात कि इनके जो रिवाइज एस्टिमेट है 1 से 1.5 लाख करोड़ कम आएंगे, आप देखिएगा। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर M.K. अग्रवाल साहब। मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या जिन तकनीकी बिंदुओं का उल्लेख मनीष हिंदवी जी ने और प्रोफेसर अभिषेक जी ने किया है, इन बिंदुओं में आप कुछ आधार पाते हैं? देखिए, जहाँ तक इस तरह के सेक्टोरल एलोकेशंस होते हैं, ये मैंने इसकी बड़ी लंबी स्टडी की है, यूपी की भी और केंद्र की भी। सेक्टोरल स्टडीज़ केंद्र में भी घटता है और स्टेट्स में भी लगातार घटता है। और बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं आपको फीचर एक और बताता हूँ, अभिषेक जी उसको वेरीफाई कर लेंगे, मतलब ये किसी पार्टी का मैटर नहीं है, कि MP MLA वाला और जो ग्राम पंचायत में प्रधानों वाला होता है, ये 100% खर्च होता है। और बाकी जो भी सेक्टोरल एलोकेशन होते हैं वो 100% कभी नहीं होते हैं। ये रिकॉर्ड है 51 से लेकर। उसका एक कारण भी है,
जैसे केंद्र सरकार के मामले में है तो वो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बहुत राज्यों के नहीं जा पाते और कई विभागों के नहीं जा पाते हैं। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, क्वार्टरली जो प्रोग्रेस है, अब चूंकि आप तकनीकी बात की बात कर रहे हैं तो क्वार्टरली प्रोग्रेस कर दिया, अब मंथली पर आ गया है और पीएफएस सिस्टम पे चले गए हैं कि वो पैसा एलोकेट ना करके आप वो करते हैं कि आप उनके सामने बिल जनरेट करिए, उसका पेमेंट होता है। ये विभागों के लिए भी है, राज्यों के लिए भी है और ये मंथली बेसिस पर होता है। तो इससे काफ़ी प्रगति आई है और इसमें ब्यूरोक्रेसी की भी थोड़ा सी अकाउंटेबिलिटी बढ़ी है। और जहाँ तक बाकी चीज़ों की बात रही, मेन चीज़ क्या होता है कि एक पॉलिसी ओरिएंटेड, और कभी भी मैं आपको चैलेंज करता हूँ 100% सेक्टोरल एलोकेशन कभी नहीं हो पाता है। ये 51 से आज तक भारत का नहीं, दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाओं में बता सकता हूं कि 100% एलोकेशन, उसके रीजन है, तकनीक की रीजन्स हैं। अब मान लीजिए कोई नया आपने शुरू किया, अब नया शुरू करने में ब्यूरोक्रेसी को और सिस्टम को टाइम लगता है। सर वो तो फिर भी खर्च कर लिया 80-90%। हमारे यूपी के विभागों को अगर खर्च उठा लें 35%, 30%, अभी मार्च सर पे कई का मिलेगा, ठीक कह रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में विभागों के खर्च देखें, क्योंकि अब यहाँ मैं कहता हूं जो भी प्रिंसिपल सेक्रेटरीज या एसीएस हो ना, इनकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। विधानसभा के पारित बजट का ये इस्तेमाल नहीं करते, फाइनेंशियल सैंक्शंस नहीं देते। मैंने ये स्टडी किया था 2001 से अभी जिस दिन यूपी का बजट आएगा ना, सब रखेंगे सामने और इन लोग से सवाल जवाब करेंगे। 2001 से 15 के बीच का मैंने किया था, तो मैंने बताया ना कि 2-3 ये आइटम आपको मिलेंगे कि 100 का 100% होता है। क्यों? क्योंकि वो वहां पर उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, वो क्या करते हैं प्रधान लोग या जन इस तरह के, उनका कुछ नहीं। लेकिन जहां पे आती है कि यूटिलाइजेशन बेस्ड जहां पर एक्सपेंडिचर है, वहां पर हमेशा ये लैग रहता है और ये रहता है। लेकिन अगर फिर भी इतने लेवल का है तो इसको एक अच्छी श्रेणी में माना जाना चाहिए, नंबर एक। दूसरी चीज जो बात आती है कि हम नए सेक्टर्स, खाली गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से ही सरकार नहीं चलती है, ये एक सोचने की आवश्यकता है। होता क्या है कि इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था सरकार के 53 लाख करोड़ रुपए के बजट से नहीं चल पाएगी। उसका क्या होता है कि एक इंसेंटिव होता है। अभी जैसे चर्चा कैपेक्स को लेके आ रही थी, तो कैपेक्स में टोटल एक्सपेंडिचर उसमें शामिल होता है। मुझे पता है चीज़, कोई नई चीज़ इसमें नहीं आ रही है। मेन बात क्या आता है कि उसका जो इफेक्ट होता है, वो इफेक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर क्या आता है। अब जैसे ये कहना कि आज आप ही का उद्बोधन मैंने सुना कहीं पर, तो ये आया कि नहीं, इसका इफेक्ट आता है पॉलिसी मैटर का, ये सारी चीज़ों का इफेक्ट आता है। इंटरनेशनल एजेंसीज हो चाहे नेशनल एजेंसीज हो, उसको मॉनिटर करती हैं। मान लीजिए एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए जो बना, पॉलिसी बनी, नतीजा क्या हुआ कि जब पुतिन साहब आए थे तो उस पर एक एग्रीमेंट हुआ कि प्राइवेट कैप्टिव पावर प्लांट जो है प्राइवेट सेक्टर में बनेगा। अब इसी तरह से तमाम और चीज़ें आती हैं। अब होता अभी देखिए जो हम लोगों ने यूरोपियन यूनियन के साथ डील साइन हुई है, मुझे लगता है अच्छा बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर 10 सेकंड अरे आप बोले तो यूरोपियन यूनियन में पसंदीदा है, बोलिए। नहीं, पसंदीदा इसलिए है कि बीरेन जी का उसके सवाल का एक जवाब है कि लाली और उसका जो है दाम वहाँ बहुत घट लाली लिपस्टिक, हाँ उसका दाम बहुत घटता है क्योंकि उन्होंने टैरिफ जीरो भारत ने भी कर दिया है, तो टैक्स कम हो गया। मुझे तो बीरेन जी तसल्ली कर सकते हैं बहुत, खाली लाली तक ही नहीं, बहुत सी चीजें, परफ्यूम वगैरह भी, बहुत सी कपड़े वपड़े भी, हाँ बहुत सी चीजें। नहीं, कपड़े तो हम बेच रहे हैं, टेक्सटाइल पार्क लगा करके इस बजट में जो किया गया, मैंने कहा ना कई सेक्टर्स खुले हैं और इसका लाभ क्यों ले रहे हैं। हमारे अगल बगल के 2 देश हिल डुल रहे हैं, तो हम क्यों ना फायदा उठाएं टेक्सटाइल में। उधर बांग्लादेश को एक्सपोर्ट से मतलब नहीं हो तो कुछ ही और दुनिया में लगा है, पाकिस्तान बलूच से नहीं निपट पा रहा है, तो ठीक है साउथ से जाना चाहिए, साउथ एशिया से टेक्सटाइल तो हम दे देते हैं, हम दे देंगे कर तो इसी तरह से हम नए सेक्टर, मान लीजिए आयुर्वेदिक सेक्टर में खोल रहे हैं तो हम नया खोल रहे हैं। तो हमेशा जो बजट को देखा जाता है, इस रूप में भी केंद्र के बजट को देखा जाना चाहिए। ओके मनीष जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इस बजट में जब इतनी खास चीज़ें हैं, इतनी आकर्षक बातें हैं, जैसा अग्रवाल साहब बता रहे हैं, तो वो अच्छी बातें आपको क्यों नहीं दिखती? देखिए बहुत आकर्षक होंगी, जनता देख नहीं पा रही है। जैसे ऐसे समझिए, एक तो आपने स्वास्थ्य का बजट वैसे ही गिरा दिया, उसके बाद आप 6000 करोड़ खर्च भी नहीं कर पाए। अब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है, मनीष हिंदवी नहीं करते ना, कांग्रेस करती है, सरकार की एजेंसी करती है। उसने बताया, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 ने बताया कि 52.2% प्रेग्नेंट वुमेन्स एनेमिक हैं। सब सहारन अफ्रीका की जैसी आपकी हालत है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ। नवंबर 25 भाई साहब, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आपका ही है, मेरे से बात आपका ही है, हमारा नहीं है। अपना समय व्यर्थ कर रहे हो, आप बोलते रहो। नवंबर 25 आपका माइक खुला हुआ है। नवंबर 25 यहाँ लोकसभा टाइप व्यवस्था है। 31% जो बच्चे हैं वो स्टंटेड हैं, यानी उनकी
जो उम्र के हिसाब से उनकी हाइट नहीं बढ़ पा रही है। ये सब सरकारी डेटा है। आप एजुकेशन की बात करिए, 4.5% जीडीपी का आप खर्च क्या करते थे, अब 2.5% पर आ गए, और जो हायर एजुकेशन का बजट है वो 0.9 पर पहुंच गया है। घरेलू बचत 50 साल के न्यूनतम पर है, 5.2% पर। IMF कहता है कि आपके डेटा विश्वसनीय नहीं है, वो आपको बी से सी में डालता है। मनीष जी, इस पर मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्शन करूंगा। IMF की बात को हम यहाँ पर नहीं मान सकते हैं, बाकी आप जो कहना कहिए। सर मैं बहुत चैलेंज के साथ कहता हूं, जिस दिन ये सरकार जाएगी सबसे बड़ा स्कैम होगा डेटा का घोटाला। मैं यही कहकर जा रहा हूं, 2-4 साल में जितना अगर जिंदा रहे हम सब लोग तो यही इसी पर जगह तय हो जाएगा, सबसे बड़ा घोटाला होगा। बजट पर है। हाँ, तो बजट पर है। फोकस ऑन बजट। एक बात, और एक आपसे निवेदन और रहेगा, डिबेट में भी भ्रष्टाचार की बात करते हैं। और 20 सेकंड और सारे डेटा दे दिए, आपका मन होगा ढूंढ लीजिए, आपका मन होगा ढूंढ लीजिएगा। आप किस दुनिया में है? ये जो बात, आप किस दुनिया में? आप बोले, आपकी आवाज जा रही है। आप गलत दुनिया में हैं। धरातल पे आइए, सर, कंक्लूजन MSME की बात करिए, लाखों लाखों MSME बंद हो गई। आप हर साल 10,000 का टोकनिज्म फेंक देते हैं उनको। समस्या क्या कौन सी उनकी? MSME समस्या बंद हो समस्या गई? क्या उनकी? उत्तर लेट प्रदेश पेमेंट आज देश का सबसे बड़ा MSME 10.7 लाख करोड़ का पेमेंट फंसा उनका। उत्तर प्रदेश आज सबसे बड़ा पूरे भारत MSME में सेंटर है। पूरे भारत में अरे कौन सा डाटा है आप लेके आए हिंदवी साहब? का डिलेड पेमेंट नहीं हो रहा है। डिलेड पेमेंट कहां से लाए? और आपको पता है लाए कहां से? कई साइकिल में पैसा लाए कहां से? कई साइकिल में पैसा नहीं होता है। नहीं, डाटा लाए कहां से आप? अगर उनका पैसा फंसता है तो बंदी के कगार। अच्छा, इनको बता दो डेटा कहां से लाए? डाटा कहां से लाए? डेटा सब सरकारी है, मेरा कुछ अरे नहीं कहीं है। नहीं, कांग्रेस के आप दफ्तर पढ़ते में नहीं छपती हैं। है जो हाँ? आप उसी क्या का कह रहे डाटा हैं? लेके और आए। सुनिए, लास्ट बात अरे सर। जो झूठ का सुनिए, पुलिंदा और ये आप छाटते हो, वो जो शौचालय वाली बात कर उसको रहे लेके थे, चर्चा WHO करते और हो यूनिसेफ कम की से एक कम। ज्वाइंट रिपोर्ट थी, उसने कहा कि अभी भी 17% से ऊपर रूरल एरियाज में खुले में शौच हो रहा है। तो इनके सारे दावे अरे वो क्या कहते हैं ना, बात अरे कर सुनिए भाई साहब, हिंदवी साहब, तो आप किसी मुझे गांव का बताओ दौरा कि कर लो, चलो क्या करा देते हैं। अर्थव्यवस्था कुछ मजबूत होगी इस बजट से, या फिर शनै शनै जैसे चल रही है वैसे चलती रहेगी? सारे विद्वान में से एक बात बताएं कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि नेट टैक्स रिसीप्ट जो है वो 1,62,748 करोड़ रुपए कम हो गया है? बताइए इतने आपके, किसमें, मतलब आप GST और इसी बजट में लिखा है ना, वो कागज रखा हुआ है, बजट का कितना पेपर कम है। हुआ? 1,62,748 टोटल टैक्स रेवेन्यू। जी, बताइए कभी कम हुआ? रेवेन्यू, तो ये जो छूट दी आपको 12-12 लाख की, उसी से रेवेन्यू कम? रिसीप्ट जो है वही 78,000 करोड़ रुपए कम हुई। चलिए मैं मान लेता हूं कि अक्टूबर में GST कम कर दी गई, 25 सितंबर को कम की गई, अक्टूबर में GST कम कर दी गई, उसका रिटर्न फाइल हुआ होगा नवंबर में, 30 दिन का 45 और दिन का 1 टाइम लाख लगता है। 93,000 करोड़ का कलेक्शन आया है। मैं कह रहा हूं कि भाई ये टैक्स रिसीप्ट कम दिसंबर क्यों में। हुई, टैक्स रिसीप्ट कम क्यों हुई? और अगर आपकी टैक्स रिसीप्ट इस कदर कम होगी तो आप बजट कुछ भी अच्छा, बना तो लें। कारण बता दो आप- क्यों आप- कम हुआ, आप- आप ही बता दो। भाई उपभोग, आप लाख खपत बढ़ाते रहें, आप लाख खपत बढ़ाने के लिए कर दें, लेकिन उपभोग नहीं हो रहा है ना। सारे कॉरपोरेट की चिंता तो यही है ना कि खपत बढ़े, खपत नहीं बढ़ा रहा है। अगर खपत बढ़ रही होती तो मैन्युफैक्चरिंग का लेवल कितना नीचे गया है? 25% का टारगेट है, अरे सर, 12.5%। कैसे मान लो, आपको पता है 50% देवरिया में मोमो 85 लाख का मोमो एक लड़का खा गया है, खा गया उसका मोमो। 85 लाख का वो नज़ीर नहीं हो सकता, वो नज़ीर नहीं हो मोमो का उत्पादन 85 लाख का मोमो खा गया। सकता, उसमें कुछ फ्रॉड होगा। अब पता नहीं जो भी हो भाई, तो ये खाया तो 85 लाख का मोमो। ये अगर सब कुछ बहुत उजला है तो भी ये ना हम कुछ बता रहे हैं, अभी वो नड्डा साहब के डिपार्टमेंट के आंकड़े बता रहे थे, वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है कांग्रेस के नड्डा साहब डेटा का। से। नहीं, कांग्रेस कौन आंकड़े बनाती है? कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं बनाती अब आंकड़े। कांग्रेस का अब धन्यवाद किसी को सर, नहीं बहुत याद है। बहुत शुक्रिया। किसी को याद नहीं। मैंने आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इस परिचर्चा में आप सब सम्मिलित हुए, और बहनों भाइयों आप सबका भी शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। ब्रेक के उस पार आपको प्रियव्रत दीक्षित मिलेंगे जो बताएंगे कि देवरिया में एक बच्चे ने मोमो खाने के लिए अपने घर के 85 लाख के जेवर बेच दिए, और आप देखेंगे तो आप ये खबर देख कर हैरान रह जाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद।